वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे जिन्नास 14 पॉइंट्स के हवाले से कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 निकात थे वो असल में क्या थे। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि कायदे-ए-आज़म ने 14 निकात क्यों दिए। इसके बाद 14 पॉइंट्स जो 14 निकात थे वो क्या थे उसको हम देखेंगे। और सबसे आखिर में रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका किस तरह से रिस्पॉन्स किया इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 निकात के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कि वो क्या बैकग्राउंड था कि जिसकी वजह से कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 निकात दिए। अब इसके बैकग्राउंड में आता है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, साइमन कमीशन और इसके बाद नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें सबसे अहम नेहरू रिपोर्ट है, तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स पे, साइमन कमीशन पे और नेहरू रिपोर्ट पे डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट के लिए हमें समझना होगा साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन जब 1927 में हिंदुस्तान में आया तो वो फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आया था, यानी फ्यूचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर बनेगा उसके हवाले से उसने रिकमेंडेशंस देनी थी। लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन शामिल नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया की जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी सब ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया। अब जब इन्होंने बायकॉट किया तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त इंडिया में, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि अगर आप ख़ुद को इतना काबिल समझते हैं, अगर आप इतने अच्छे हैं, काबिल हैं, तो आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाएं जो कि अनएनिमस हो, यानी कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो, सारी जो पार्टीज़ हैं सब उस पर मुत्तफ़िक हों। अब ये वाला जो चैलेंज था इसको इंडियंस ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और इंडिया के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है। उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फिर कमेटी बनती है और हर कमेटी अपनी अपनी रिपोर्ट देती है। उनमें जो सबसे अहम और सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है वो नेहरू रिपोर्ट होती है, ठीक है। और जो नेहरू रिपोर्ट में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि आइंदा हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरह का होगा या इस टाइप का होगा। अब एग्जैक्ट वो क्या रिकमेंडेशंस देते हैं इस हवाले से आप मेरी अलग से वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 14 निकात के हवाले से बात करनी है तो हम वहाँ पर करते हैं। अब जो नेहरू रिपोर्ट होती है उसमें कायदे-ए-आज़म कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज़ करते हैं, ठीक है, कि अगर इसमें आप ये अमेंडमेंट कर लें तो फिर जो हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो भी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। और इस तरह से फिर एक जॉइंट कोऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि दोनों मिल के, दोनों बड़ी पार्टियाँ मिल के ये डिमांड करेंगी कि हिंदुस्तान में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आए। कायदे-ए-आज़म ने जो इसमें अमेंडमेंट प्रपोज़ की वो बाद में इनके 14 निकात का हिस्सा भी हैं, तो वो हम आगे भी देख लेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जो नेहरू थे उन्होंने जो कायदे-ए-आज़म ने उसमें अमेंडमेंट का प्रपोज़ल दिया उसको रिजेक्ट किया। जब इसको रिजेक्ट कर दिया गया तो उस वक्त कायदे-ए-आज़म ने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, यानी कि अब से, दिस इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज़, अब हमारे जो रास्ते हैं वो जुदा जुदा हैं। क्योंकि जो नेहरू थे वो कभी भी जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के उनका इंटरेस्ट या उनका फ़ायदा नहीं देखना चाहते थे। कायदे-ए-आज़म ने जो उसमें अमेंडमेंट प्रपोज़ की थी उसमें मुसलमानों का इंटरेस्ट था, नेहरू ने उसे रिजेक्ट किया। तो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि अगर आप मुसलमानों का इंटरेस्ट सामने नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज़, अब हमारे और आपके रास्ते अलग-अलग हैं। क्योंकि इससे पहले कायदे-ए-आज़म हमेशा यूनिटी की बात करते थे हिंदुओं में और मुसलमानों में, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने भी कह दिया कि दिस इज़ द पार्टिंग ऑफ द वेज़। अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसने क्या कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एक्सेप्टेबल अनलेस इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि ये जो 14 निकात हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए उसको वो मंजूर नहीं करेंगे जो मुसलमान हैं अगर उसमें ये 14 निकात शामिल ना हो। मतलब 14 निकात शामिल ना हो मतलब कि इनमें जो बातें की गई हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। अब क्या हुआ, मार्च 28, 1929 को ड्यूरिंग दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड इन दिल्ली, तो कायदे-ए-आज़म ने अपने ये 14 निकात पेश किए। अब कायदे-ए-आज़म के 14 निकात क्या थे, ठीक है, वो हम एग्जैक्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कायदे-ए-आज़म के 14 निकात। दोबारा आप अपने ज़हन में रखिए कि ये 14 निकात किस हवाले से थे कि आइंदा हिंदुस्तान में जब भी कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो उसमें ये जो चीज़ें हैं ये उनमें शामिल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये एग्जैक्ट पॉइंट उसमें शामिल होने चाहिए, मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो बातें की गई हैं ये उस नई कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल, ठीक है, ये फेडरल होना चाहिए आइंदा का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, विद ऑल द रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द प्रोविंसेस, सारी की सारी जो रेजिडरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैव कंट्रोल ओनली ऑफ सच मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एज मे बी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो पहला नुक्ता है ना, मेरी ये ज़ाती राय है कि ये सबसे अहम और सबसे बड़ा पॉइंट था जो कि कायदे-ए-आज़म के 14 निकात का और उनकी जो विजनरी लीडरशिप थी उसका ये हिस्सा है।
कि कायद-ए-आज़म ने प्रपोज़ किया कि आइंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल नेचर का होगा, ठीक है। अब फेडरल नेचर क्या होती है, यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इस पे भी आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी दिलचस्पी है तो फिर आप इसको लाजमी देखना चाहिए। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की मिसाल है, तो पाकिस्तान में एक हमारे पास नेशनल असम्बली है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेंटर, और एक तरफ हमारे पास 4 प्रोविंसेस असम्बलीज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स। अब जो कुछ पावर्स हैं वो सेंटर के पास होती हैं, कुछ पावर्स प्रोविंसेस के पास होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि जिस तरह 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, सिंध है, तो हर सूबे की अपनी एक असम्बली है और हर सूबा उस अपनी सूबाई असम्बली के ज़रिए अपने सूबे के मुतालिक लाज़ बनाता है। तो पंजाब की जो सूबाई असम्बली है वो सिंध के बारे में लाज़ नहीं बनाएगी, सिंध की असम्बली जो है वो KPK के बारे में नहीं बनाएगी, और बलूचिस्तान की असम्बली पंजाब के बारे में नहीं बनाएगी। मतलब चारों सूबे बनाते तो एक मुल्क है, लेकिन हर सूबा अपनी असम्बली के ज़रिए अपने लाज़ बनाता है। तो कायद-ए-आज़म ने भी यही प्रपोज़ किया कि आइंदा का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल नेचर का होगा। इसमें क्या होगा कि हिंदुस्तान के वो सूबे जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, जैसे पंजाब है, बंगाल है, बलूचिस्तान है, NWFP है, सिंध है, तो यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत करेंगे, ठीक है। यानी अपनी सूबाई, चूँकि सूबे में वो मेजॉरिटी में है, तो अपनी असम्बली के ज़रिए वो सूबे में जो मर्ज़ी करते रहें। और हिंदुस्तान के वो सूबे जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है वो अपनी मर्ज़ी से अपना निज़ाम चलाते रहें। तो इस तरह से एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो किसके पास होनी चाहिए, प्रोविंसेस के पास। अब ये रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं, जो भी फेडरल सिस्टम होता है उसमें आमतौर पर 3 तरह की लिस्टें होती हैं। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है प्रोविंशियल लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वो चीज़ें लिखी होती हैं जिन पर सेंटर लेजिस्लेशन कर सकता है। प्रोविंशियल लिस्ट में वो पावर्स होती हैं जिन पर सूबे लेजिस्लेशन कर सकते हैं। यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सेंटर अपने पास रख ले, बाकी सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सूबों को दे दी जाएँ, ठीक हो गया। तो ये कायद-ए-आज़म का एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जो कि आइंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1935 में उसमें मानी भी गई। जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेडरल नेचर का था। इसके बाद नंबर 2 पर हम देखते हैं, यानी इसके बरक्स जो नेहरू थे वो चाहते थे फेडरल सिस्टम नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर, बल्कि यूनिटरी होना चाहिए। यूनिटरी सिस्टम होता है जिसमें जो सेंटर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और वो जितनी भी पावर प्रोविंसेस के पास होती हैं वो सेंटर की तरफ से जाती हैं। जबकि फेडरल सिस्टम में पावर की दोनों के पास डिवीजन होती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसको इंश्योर करता है। तो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि फेडरलिज्म पे आप लाजमी अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इसके बाद नंबर 2 पर आता है कि यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी गारंटीड टू ऑल प्रोविंसेस। हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं सबको बराबरी की सतह पर जो मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बैकवर्ड प्रोविंसेस हैं उनको भी जो यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक अहम था। इसके बाद नंबर 3 पर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू ऑल माइनॉरिटीज़ इन द असम्बलीज एंड ऑल अदर इलेक्टेड बॉडीज़ ऑफ द कंट्री एंड नो एफर्ट शुड बी मेड बाय द टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ अ कम्युनिटी इन अ प्रोविंस टू माइनॉरिटी। तो ये भी एक अहम बात थी कि सबसे पहले तो मुल्क के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए असम्बलीज़ के अंदर, और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे अगर कोई कम्युनिटी किसी ख़ास जगह पे मेजॉरिटी में है तो वो माइनॉरिटी में बन जाए, यानी कि वहाँ पर किसी दूसरी कम्युनिटी की इमाइग्रेशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई प्रोविंस है जिसमें एक ख़ास तरह की कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, फ़र्ज़ करें सूबा पंजाब है उसमें मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पंजाब के अंदर आप इसकी जो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दें कि सूबा बड़ा करना है, छोटा करना है, और बाद में पता लगे कि जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे वहाँ पर माइनॉरिटी बन गए हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह की चीज़ें आइंदा के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 पर क्या आता है कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड बी रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स। ये भी सबसे अहम बात है, यानी ये जो पहली है ये सबसे अहम है। उसके बाद दूसरी अहम ये बात आती है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यानी कि जिसको हम आज के दौर में नेशनल असम्बली कह लें, इसमें कायद-ए-आज़म ने कहा कि कम से कम 1/3 सीट्स जो हैं वो मुसलमानों की होनी चाहिए। अब 1/3 का क्या मतलब है कि अगर 60 टोटल सीट्स हैं तो उसमें जो 20 सीटें हैं वो मुसलमानों की फ़िक्स होनी चाहिए। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि रिज़र्व सीट्स क्यों मांगी गई कि मुसलमान तो माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में तो हिंदूज़ थे, तो वो तो हर सूरत में असम्बलीज़ के अंदर आएंगे ही आएंगे। अब मुसलमानों की जो प्रेजेंस है असम्बलीज़ के अंदर उसको इंश्योर करने के लिए कायद-ए-आज़म ने कहा कि इनकी सीटें रिज़र्व होनी चाहिए, और 1/3 कम से कम 1/3 जो सीट्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो मुसलमानों की होनी चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पर क्या आता है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनल ग्रुप्स शुड बी कंटिन्यू टू बी बाय मीन्स ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट
का सिस्टम है ये चलना चाहिए, और ये बड़े शुरू से चलता आ रहा है। 1909 में जो मिंटो मोरेले रिफॉर्म आई उसमें इसको पहली बार एक्सेप्ट किया गया, फिर 1909 में इसको कंटिन्यू रखा गया। इसके बाद अब 14 निकात में कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि इसको आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी ओपन टू एनी कम्युनिटी एट एनी टाइम टू बी अबंडन इट्स सेपरेट इलेक्टोरेट इन फेवर ऑफ अ जॉइंट इलेक्टोरेट। यानी कि अगर कोई कम्युनिटी चाहती है, फ़र्ज़ करें सिख चाहते हैं कि हमने सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए इलेक्शन नहीं लड़ने बल्कि हमने जॉइंट इलेक्टोरेट के ज़रिए लड़ने हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट क्या है कि फ़र्ज़ करें एक असम्बली है, सेंट्रल असम्बली है, उसके अंदर एक सीट है। अब उसमें एक मुसलमान कैंडिडेट है, एक सिख कैंडिडेट है, एक हिंदू कैंडिडेट है। अब एक ही सीट है, इन तीनों में से किसी एक ने सिलेक्ट होना है। अब जॉइंट इलेक्टोरेट क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अब जिसमें हिंदूज़ भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, वो इनको वोट देंगे, जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा और असम्बली में चला जाएगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में चूँकि हिंदूज़ मेजॉरिटी में है, अब एक सीट है उस पर हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो हिंदू मेजॉरिटी में है तो ऑटोमेटिकली वो हिंदू लीडर को वोट देंगे और वो जीत जाएगा। मुसलमान सारे भी अपने लीडर को देंगे, तो चूँकि ओवरऑल हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो वो वैसे ही बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था, ठीक है, वो मुतारिफ़ करवाया गया कि जिसमें फ़र्ज़ करें मुसलमान है तो उनका अपना अलग से कैंडिडेट होगा और उसको मुसलमान ही अलहदा से वोट डालेंगे। तो इस तरह से इस बात की गारंटी मिलती थी कि कम से कम जो हर कम्युनिटी है उसका कोई ना कोई बंदा असम्बली में जा सकता है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये चलना चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी अपनी मर्ज़ी से कहती है कि वो सेपरेट नहीं बल्कि जॉइंट इलेक्टोरेट की तरफ आना चाहती है तो वो अपनी मर्ज़ी से आ सकती है। इसके बाद नंबर 6 पर क्या आता है कि एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये बात मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। इसमें यह बात हो रही है कि अगर कोई भी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के ऐसे सूबे जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, जैसे कि बंगाल है, NWFP है, ठीक है, पंजाब है, सिंध है, इसी तरह बलूचिस्तान है, तो कोई भी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ना हो कि जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी बन जाए। यानी कि पंजाब है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो आप ये ना करें कि सूबे को बड़ा करना है, छोटा करना है, इसको ये हिस्सा काट के उधर मिला दो, इसको इसके साथ कर दो, तो जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी बन जाए। तो आइंदा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है कि फुल रिलीजियस लिबर्टी, दैट इज़ लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वर्शिप, ऑब्जर्वेंस, ठीक है, प्रोपागंडा, एसोसिएशन, एजुकेशन, ये सारी जितनी भी हिंदुस्तान में कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, सबको ये मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज़ादी की बात हो रही है। इसके बाद नंबर 8 पर आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ये सबसे पहले फेडरल वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये 4 वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये 8 वाला बड़ा अहम है। इसमें क्या कहते हैं कि नो बिल और रेजोल्यूशन और एनी पार्ट देयर ऑफ शुड बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर और elected body if 3/4 of the members of a community are directly affected by that bill or resolution opposed to it। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक असम्बली है, ठीक है, असम्बली के अंदर कुछ मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदूज़ हैं। अब हिंदू उस असम्बली के अंदर कोई रेजोल्यूशन लाते हैं मुसलमानों के हवाले से, और जितने भी वहाँ पर मुसलमान होते हैं उनका 3/4 रिजेक्ट करते हैं उस रेजोल्यूशन को, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती इवन के अगर इस पूरी असम्बली के अंदर हिंदूज़ मेजॉरिटी में है। सिमिलरली फ़र्ज़ करें मुसलमान है, वो हिंदूज़ के बारे में कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, तो फ़र्ज़ करें इस पूरी असम्बली में मुसलमान मेजॉरिटी में है, ठीक है, लेकिन जितने भी हिंदू बैठे हैं उनका जो 3/4 है वो उसको अपोज़ करते हैं, तो जो मुसलमान मेजॉरिटी में है वो उनके ख़िलाफ़ ये रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सकते। तो इसका भी मकसद यही था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, वो बरकरार रहे। तो आप असम्बली के अंदर अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी दूसरी कम्युनिटी के बारे में कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सकते जब तक कि वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लें। तो ये भी बड़ी एक अहम बात थी। इसके बाद नंबर 9 पर आता है कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सेपरेट प्रोविंस। ये भी एक बड़ी अहम बात थी इसमें कि इससे पहले जो सिंध था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, ये अलहदा से सेपरेट प्रोविंस नहीं था। लेकिन कायद-ए-आज़म ने 14 निकात में कहा कि जो सिंध है, ठीक है, इसको अलहदा करें, सेपरेट करें और एक अलग से सूबा बनाएं। इसके बाद नंबर 10 पर आता है, ये भी बड़ा अहम है कि रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP यानी कि मौजूदा जो KPK है एंड बलूचिस्तान ऑन दी सेम फुटिंग्स एज इन अदर प्रोविंसेस। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि उस वक्त जो NWFP था और जो बलूचिस्तान था, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असम्बलीज थी नहीं, यानी यहाँ पर अवामी नुमाइंदे या वायसराय की तरफ से या गवर्नर की तरफ से जो नामज़द नुमाइंदे थे वो होते नहीं थे, असम्बली नहीं थी जहाँ पर कोई बैठ के आइन साजी करे। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये जो 2 सूबे हैं इनमें भी वैसी ही रिफॉर्म्स होनी चाहिए जैसे कि बाकी सूबों में है, यानी यहाँ पर भी असम्बलियाँ बनाएं। इसके बाद 11वें नंबर पर आता है कि प्रोविजन शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द मुस्लिम्स एन एडिक्वेट शेयर अलॉन्ग विद अदर इंडियंस इन ऑल द सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी। यानी कि इसमें कहा कि स्पेशल प्रोविजंस कुछ होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें जो मुसलमान हैं उनका भी शेयर होना चाहिए कि जो इंडिया की सर्विसेज हैं, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है या कोई भी गवर्नमेंट का
इनिशिएटिव होता है या इस तरह की जो सर्विसेज हैं उसमें मुसलमानों का भी शेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि सारी जो नौकरियां हैं वो हिंदूज़ को मिल जाएं या सारी जॉब्स जो हैं वो सिख ले जाएं। तो चूँकि मुसलमान भी हैं तो उनको भी जितनी भी इंडिया की सर्विसेज हैं उसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। और ज़ाहिर है क़ायद-ए-आज़म ने ये भी कहा कि हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ये नहीं है कि किसी भी मुसलमान को उठा के आप कोई बड़ी जॉब दे दें या कुछ भी करें, एफिशिएंसी का भी ख्याल रखना है। लेकिन मेन बात क्या है कि जो मुसलमान हैं उनको भी इसमें पूरा का पूरा शामिल करना है। इसके बाद जो 12वां पॉइंट है वो मुसलमानों के कल्चर के हवाले से है। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्बोडाई एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम रिलीजन, मुसलमानों का जो मज़हब है, कल्चर है, पर्सनल लॉ है एंड प्रमोशन ऑफ द मुस्लिम एजुकेशन है, लैंग्वेज है, ठीक है, रिलीजन है, पर्सनल लॉ है। तो इस हवाले से जो मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड फॉर द ड्यू शेयर इन ग्रांट्स इन एड गिवन बाय द स्टेट एंड बाय सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें मुसलमानों के हवाले से सेफगार्ड्स होने चाहिए कि उनका जो मज़हब है, उनका जो कल्चर है, उनका जो पर्सनल लॉ है, ठीक है, इसके अलावा उनकी जो एजुकेशन है, एक तो उनकी प्रोटेक्शन हो और इसके अलावा अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं उसके हवाले से भी इसमें सेफगार्ड हो। तो मुख्तसर ये है कि मुसलमानों के रिलीजन के हवाले से, कल्चर के हवाले से इसमें जो श्योरिटी थी वो मांगी गई फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आगे 13वें नंबर पर आता है कि नो कैबिनेट इधर सेंट्रल और प्रोविंशियल शुड बी फॉर्म्ड विदाउट देयर बीइंग अ प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम मिनिस्टर्स ऑफ एटलीस्ट 1/3। तो ये बात भी वही पीछे हो गई है जो यहाँ पर हुई थी, ठीक है, कि एटलीस्ट 1/3 जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ पर कम से कम 1/3 होने चाहिए मुसलमान। तो यहाँ पर भी क़ायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि वो तो असम्बली की बात हुई थी, यहाँ पर अगर आप कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो चीज़ असल में रूल कर रही होती है वो कैबिनेट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है। तो क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि असम्बली के अंदर तो 1/3 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सेंट्रल है या प्रोविंशियल असम्बली है उसके अंदर कोई हुकूमत बनती है यानी कि कैबिनेट बनती है तो उसके अंदर भी कम से कम जो मुसलमान मिनिस्टर्स हैं वो 1/3 होने चाहिए। तो फ़र्ज़ करें अगर टोटल 6 मिनिस्टर्स हैं तो उसमें 2 मिनिस्टर मुसलमान होने चाहिए और जो 4 हैं वो बाकी हो सकते हैं जिसमें हिंदूज़ भी हैं और बाकी सारे हैं। इसी तरह आप जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से और जो भी आंसर आएगा वो 1/3 बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी क़ायद-ए-आज़म की मेरे ख़्याल से, और ये वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं उसमें ये आती है। इसमें क़ायद-ए-आज़म ने ना सिर्फ ये इंश्योर किया कि जो मुसलमान है वो असम्बलीज़ के अंदर 1/3 हो, बल्कि जो भी हुकूमत बनेगी उसके अंदर जो कैबिनेट होगी उसमें भी मुसलमान होंगे। इसके बाद सबसे आखिर में जो 14 नंबर पर आता है वो ये आता है कि नो चेंज और अमेंडमेंट शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन। यानी कि आप ये सोचिए, यानी क़ायद-ए-आज़म ने यहाँ पर बहुत अहम और बड़ी बात की है कि फ़र्ज़ करें क़ायद-ए-आज़म ने ये सारी की सारी 14 निकात दिए और ये डिमांड की कि आइंदा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें आज कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हो गई। अब 1 दिन गुज़रता है, 2 दिन गुज़रते हैं, आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट आती है, तब्दीली आती है और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से निकल भी जाती हैं। तो क़ायद-ए-आज़म ने इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि फ़र्ज़ करें ये सारी चीज़ें मान ली जाती हैं तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहें भी, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए उन्होंने 14वें नंबर पे ये डिमांड की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो वो तब तक नहीं आ सकती जब तक कि कंकरेंस ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन, कि जो भी इंडियन फेडरेशन को स्टेट्स बना रही हैं यानी जितने भी सूबे उसमें शामिल हैं उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल ना हो। तो इसकी मिसाल हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तब्दीली लानी है तो पहले वो जो अमेंडमेंट है वो कांग्रेस अप्रूव करती है। कांग्रेस की अप्रूवल के बाद जितनी भी अमेरिका के अंदर स्टेट्स हैं, जो 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, वो आलमोस्ट उनकी जो मेजॉरिटी होती है 3/4 जो स्टेट्स होती हैं वो उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करती हैं। जब वो रेटिफाई करती हैं तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अमेंड होता है, अदरवाइज़ वो अमेंड नहीं हो सकता चाहे जो उनकी कांग्रेस है वो अमेंडमेंट कर भी दे। तो इसी तरह क़ायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाना चाहता है तो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस भी हैं, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस भी हैं, वो सारे अगर उसकी अप्रूवल देते हैं तो फिर होगी, अदरवाइज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये थे ओवरऑल क़ायद-ए-आज़म के 14 निकात, ठीक है, आप इनको बार बार पढ़िए, देखिए, समझिए, फेडरलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, तो आपको ये 14 निकात बड़ी अच्छी तरह से समझ आएंगे और आपको समझ आएगा कि जो क़ायद-ए-आज़म था वो असल में क्या बंदा था। अब हम देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो इन 14 निकात के हवाले से क्या था। अब क़ायद-ए-आज़म ने 14 निकात दिए नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, यानी कि नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था उसने कुछ बातें की। उसके बाद क़ायद-ए-आज़म ने उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज़ की, नेहरू ने नहीं मानी। उसके बाद क़ायद-ए-आज़म ने 14 निकात दिए कि मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी ये डिमांड है, तो आइंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी। अब जो 14 निकात थे उसको पढ़ने के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो गांधी थे उसको एक ख़त लिखा और उस ख़त में जो लिखा वो आप ये पढ़ सकते
हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली उन्होंने जो कायद-ए-आज़म के 14 निकात थे उनका एक तरह से मज़ाक बनाया। तो उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म के जो 14 निकात हैं उनको पढ़ने से बेहतर है कि वो साउथ सी के किसी न किसी बीच में चले जाएँ, ठीक है। साउथ सी के जो आइसलैंड है वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पर उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, मतलब इतना इंटेलिजेंट होगा कि वो कायद-ए-आज़म के 14 जो निकात हैं उनको फ़ज़ूल करार देगा, या फिर सारे इग्नोरेंट होंगे कि उनको पता ही नहीं होगा कि कायद-ए-आज़म के 14 निकात भी कोई चीज़ है। मतलब उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म के 14 निकात को डिस्कस ही नहीं करना और उनको डिस्कस करने से बेहतर है कि वो साउथ सी के किसी न किसी आइसलैंड में चले जाएँ। और फिर वो गांधी को कह रहे हैं कि आई मार्वल एट योर पेशेंस, ठीक है, कि आपने ये जो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, कि आपने कायद-ए-आज़म के 14 निकात पढ़े हैं, उनको समझा है या उनसे कोई बात की है, तो आपका ये जो सब्र है मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। तो यहाँ से आप इसको पढ़ के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उसका जो रिएक्शन है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस शोज़ इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ हिंदूज़ टुवर्ड्स मुस्लिम्स डिमांड्स, कि मुसलमानों की जो डिमांड्स थी उस हवाले से जो नेहरू का एटीट्यूड था वो क्या था, गैर ज़िम्मेदाराना था। यानी उसको लगा कि ये तो ऐसे ही है, मतलब कायद-ए-आज़म ऐसे ही लगा हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता था कि बाद में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने बन जाना है। तो ये था ओवरऑल कायद-ए-आज़म के 14 निकात के हवाले से, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो उसका रिस्पॉन्स दिया उस हवाले से। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि जो कायद-ए-आज़म थी उनकी सियासी बसीरत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी उनके अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी, सियासी जो शऊर था वो बहुत ज़्यादा था। उनको पता था कि हिंदुस्तान में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें किस किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और फिर किस तरह से इंश्योर करना है कि वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रहें भी। मुसलमानों का जो इंटरेस्ट था वो इन 14 पॉइंट्स में बड़ी अच्छी तरह शामिल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको मजाक समझा और रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हिस्ट्री ने हमें बताया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। तो ये था ओवरऑल जिन्ना के 14 पॉइंट्स के हवाले से। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया साइमन कमीशन क्या था, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या थी, इसी तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल के हवाले से जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके हवाले से, इसी तरह काजेज़ ऑफ वर्ल्ड वार 1 क्या थे, सुएज़ कैनाल क्राइसिस क्या थे, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स, इन सब के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।